दीपक, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे कुछ भी करो, हम दोनों मिलकर नौकरी कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। आपके जाने के बाद आपकी भाभी मधु, आपकी माँ कमला जी मेरा जीना दुश्वार कर देती है। इतने ताने मैं कितना रोज रोज का बर्दाश्त करूँ। अब मुझसे नहीं सहा जाता। रोज रोज के ताने, रोज रोज की गालियाँ, और बात अगर मेरी तक ही रहती तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन ये लोग छोटी छोटी बात पर मेरे माँ बाप तक पहुँच जाते हैं। मेरे माँ बाप को भिखारी कहते हैं। दीपक, बेटी चाहे अमीर घर की हो या गरीब घर की, उसके लिए उसके माँ बाप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। मेरी किस्मत है कि मेरे माँ बाप गरीब है। गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो रोज रोज गालियाँ सुनेंगे। आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझ में जो पूरा परिवार मिलकर मुझे परेशान करता है? क्या नहीं करती हूँ मैं सबको खुश करने के लिए? सुबह से रात तक लगातार खड़ी रहती हूँ। किचन का भी सारा काम करूँगी, घर का पूरा काम मैं अकेले करती हूँ। कभी भी आपकी भाभी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। इसके बावजूद भी प्यार की बोली तो दूर की बात, कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। दीपक लगातार अपनी पत्नी साक्षी की बातें सुनता जा रहा था। नहीं साक्षी, कमी तुम्हारे अंदर नहीं है और ना ही कोई तुमसे जलता है। इस घर में कमी मेरे अंदर है और मेरी ही जलन तुम्हारे ऊपर निकाली जाती है। साक्षी, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, ये दुनिया, ये परिवार, ये अपने, ये प्यार के भूखे नहीं होते हैं, ये पैसों के भूखे होते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसके पास सब कुछ होता है, प्यार, रिश्ता, परिवार। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास ये सब कुछ नहीं होते हैं, चाहे तुम इनके लिए अपनी जान भी दे दो। दीपक की बातों से भी दीपक के अंदर का दर्द झलक आया था। 2 भाइयों में दीपक छोटा था, एक बहन थी नीलम, उसकी शादी हो गई थी। दीपक का बड़ा भाई राजेश, वो एक अच्छी नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह भी उठाता था। घर का सारा खर्च दीपक के पापा दीनानाथ जी उठाते थे, क्योंकि उनकी पेंशन से पूरा परिवार आराम से चल जाता था। दीपक की माँ कमला जी थोड़ी अस्वस्थ रहती थी, लेकिन अस्वस्थ वो बस शरीर से थी, जबान से वो बिल्कुल ही स्वस्थ थी। कमला जी के ज़्यादा चल फिर ना पाने के कारण दीनानाथ जी का मालिकाना मधु ही संभालती थी। मधु जो भी घर में कहती थी सब लोग वही करते थे। काम करने को मधु कोई काम नहीं करती थी। हाँ, जबान से जितना काम हो सके वो जरूर करती थी, लेकिन जो दिन रात काम करती रहती थी साक्षी, उसका नाम किसी को दिखाई नहीं देता। मधु का पति एक अच्छी नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह उठाता था, और साक्षी का पति दीपक कोई नौकरी नहीं करता था। वो सबकी नज़रों में नालायक था, एक तरह से इस परिवार पर बोझ था जिन्हें मधु लेकर चल रही थी। लेकिन आज दीपक ने सच में घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो मुंबई चला गया नौकरी के चक्कर में, और 1 महीने बाद साक्षी को भी अपने पास बुला लेता है। आज पूरा 1 साल हो गए थे साक्षी और दीपक को घर छोड़े हुए, लेकिन घर से एक बार भी किसी ने फ़ोन करके उन सब का हालचाल नहीं पूछा था। ना ही दीनानाथ जी, ना ही मधु, ना ही कमला जी, यहाँ तक कि ससुराल में बैठी उसकी ननद नीलम थी, कभी भी छोटे भाई भाभी को याद नहीं करती थी। उसकी नज़र में भी बड़े भैया और भाभी महान थे। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। 1 साल बाद अचानक ही नीलम का फ़ोन आता है दीपक के पास। वो रोते हुए दीपक से कह रही थी, भैया आप तो कभी याद भी नहीं करते हैं, ऐसे गए हैं कि सबको भूल ही गए। नहीं रे पगली, मैं किसी को नहीं भूला, बस लोगों के ताने, लोगों के व्यवहार मन में ऐसे घर कर गया है कि किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती है। घर से ही कहाँ किसी का फ़ोन आया है, पूरा 1 साल तो हो गया। आज तू ही पता नहीं कैसे भूल गई। नहीं तो माँ बाप भी तो भूल कर बैठे हैं। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा जिंदा है या मर गया है। ऐसी बात नहीं है भैया, किसी को कहाँ से फ़र्क पड़ेगा। आपके जाने के बाद लगभग 8 महीने बाद पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए। क्या पापा नहीं रहे? ऐसा झटका लगा दीपक को, चक्कर आ गया उसे। वही सोफे पर कटे पेड़ की तरह गिर पड़ा। दीपक की हालत देख साक्षी भागते हुए आई और फ़ोन लेकर घबराहट से पूछने लगी, दीदी दीदी क्या हुआ पापा को? क्या हुआ दीदी, पापा ठीक तो है ना? नहीं भाभी, पापा रहेंगे तब तो ठीक रहेंगे ना। 2 मिनट के लिए बिल्कुल ही सन्नाटा रहा।
साक्षी को ना कुछ बोलते बन रहा था ना रोते बन रहा था। बिल्कुल शून्य हो गया था उसका दिमाग। तुरंत ही दीपक साक्षी को लेकर घर के लिए रवाना हो गया और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो जहाँ हॉल में हमेशा कमला जी का बेड लगा रहता था, आज वह बिल्कुल ही सूना था। बेड की जगह सोफा लग गया था। दीपक को बड़ा अजीब लगा। घर की पूरी सेटिंग ही बदल गई थी। वो सीधा माँ के कमरे में गया। कमला जी सोई हुई थी। माँ को देखते ही दीपक की आंखों में आंसू आ गए। अब माँ के चेहरे पर पहले वाली चमक नहीं थी। कमला जी को बेड पर पड़े 10 साल हो गए थे, लेकिन खाने पीने की वजह से उनके चेहरे की चमक और उनका शरीर दोनों ही काफ़ी अच्छा था और वो हमेशा प्रेस की हुई सूती साड़ी पहनती थी, भले ही उन्हें कहीं आना जाना ना हो तो भी। लेकिन आज कमला जी के चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, बिल्कुल ही सूख गई थी। वही मैले कुचले कपड़े उनके शरीर पर थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो हफ्तों से नहाई ना हो। मधु का कहीं अता पता नहीं था। दीपक अपनी माँ के पास जाकर उन्हें बुलाता है, माँ, माँ। जैसे ही कमला जी ने आंखें खोली, सामने दीपक को देख घबराहट, आंखों में आंसू और मुरझाए हुए चेहरे पर चमक आ जाती है। दीपक को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। साक्षी भी दीपक के बगल में खड़ी रोए जा रही थी। उसे कमला जी की ऐसी हालत की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब अंतर मन की ज्वाला शांत हुई तो दीपक ने माँ से पूछा, माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप तो ऐसी नहीं रहती थी। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कितने दिनों से नहाया नहीं हो। आपका शरीर बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है। पापा के जाने के बाद आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया है क्या? और भाभी, भाभी कहाँ है? वो आपका बिल्कुल ध्यान नहीं देती है क्या? मत बातें कर बेटा उसकी, मत बातें कर। अरे वो तो मीठी छुरी निकली, मीठा मीठा बोलकर सब कुछ लूटती रही और हमें लगा कि वो हमारी लक्ष्मी बहू है। तेरे पापा की पेंशन के चक्कर में वो हमारे साथ कितनी मीठी थी, मेरा कितना सेवा करती थी, क्योंकि तेरे पापा अपनी सारी पेंशन उसके हाथ पर रख देते थे, उसे जिम्मेदार समझकर। जब से तेरे पापा गए हैं तभी से तो उसका असली चेहरा सामने आया है। अब उसके हाथ पर कोई पैसे रखने वाला नहीं है ना। अब उसने अपनी औकात दिखा दी है। पूरे दिन मैं इस बेड पर पड़ी रहती हूँ, एक बार भी झांकने नहीं आती है। बच्चों के हाथ खाना जैसे तैसे भिजवा देती है। अब वो मधु मधु नहीं रही बेटा, जो दिन रात मेरे पास बैठी रहती थी, माँ जी करके मीठी मीठी बातें करती थी। उसकी मीठी बातों के चक्कर में आकर मैंने ना कभी तुम्हें अपना बेटा समझा, ना छोटी बहू को कभी बहू समझा। मेरी क्या गलती थी? दिन रात तो वो मेरे पास बैठकर तुम दोनों की शिकायतें ही करती रहती थी। जो दिखाती थी मैं वही देखती थी। मुझे क्या पता था कि उसके मन में इतना बड़ा पाप है। तुम्हारे पापा के मरने पर भी उसने बहुत बवाल किया था। वो बार बार मुझसे बोलती, बुलाओ अपने लाडले बेटे को, काम क्रिया करे। वो भी उसके भी तो बाप थे। सारा काम अकेले मेरे पति ही क्यों करेंगे? उसने तो तुम्हारी बहुत खोज खबर लेने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था और पता किसी को मालूम नहीं था। समाज के डर से, लोकलाज के भय से उसने जैसे तैसे काम निपटाया और उसके बाद उसकी शक्ल मुझे हफ्ते में 10 दिन में दिख जाती है एक बार। मेरे कमरे की सफाई भी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं होती है। सब कुछ बदल गया है बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरे पापा के जाते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं की, या ऐसा कहो कि उसने मुझे समझने नहीं दिया। बहू, तुमको तो आज तक मैंने कभी बहू ही नहीं कहा था। शायद तुम्हारे आंसुओं की सज़ा मेरे लिए यही थी। कितना मैंने तुझे परेशान किया था। मेरे लिए इससे पत्थर सज़ा और क्या हो सकती है? ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मुझे आपकी बातें बुरी लगती थी, लेकिन मैं आपके बारे में इतना बुरा नहीं सोचती थी। नहीं बहू, मैं बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं हूँ। जो घर की लक्ष्मी थी, जो असल में लक्ष्मी थी, उसे मैंने कुछ नहीं समझा, और जो लालची थी उसकी मीठी मीठी बातों में आकर मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया था। मेरी ही हालत नहीं, उन दोनों ने तो नीलम की भी हालत खराब कर दी है। बेचारी रोती रहती है। मायके से सुख में, दुख में, तकलीफ में झांकने भी कोई नहीं जाता है।
मधु साफ साफ कहती है कि आने जाने के खर्च लगते हैं। यहाँ तक कि राखी में भी कोई नहीं गया था। नीलम ने कितना फ़ोन किया, लेकिन मधु ने एक बार भी राजेश को नहीं जाने दिया। उसका तो मायके आना ही लगभग बंद हो गया है। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। नहीं माँ जी, आप ऐसी बातें मत करिए। आपका एक बेटा नालायक है तो क्या हुआ, अभी आपका एक और बेटा है ना। हम करेंगे आपकी सेवा। हम बुलाएंगे नीलम दीदी को मायके। हाँ माँ, मैं तो हूँ ना, तू चिंता क्यों करती है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ मुंबई चल। मैंने वहीं पर अपना घर ले लिया है। अब हम वहीं पर रहेंगे और नीलम को भी हम वहीं पर बुलाते रहेंगे। यहाँ पर वैसे भी मुझे भैया और भाभी के साथ नहीं रहना है। रो पड़ी थी कमला जी बेटे की बातें सुन। उन्होंने धीरे से दीपक से कहा, दीपक, मेरी अलमारी खोलकर कपड़ों के पीछे एक छोटा सा थैला होगा। उसमें तेरे पापा ने कुछ कागज रखे थे जो मैंने बड़ी बहू से छुपा कर रखे हैं। वो कागज निकाल ला। जैसे ही दीपक कागज निकाल कर लाता है तो उसे देख हैरान था। पापा ने जाने से पहले अपनी वसीयत आधा आधा दोनों बेटों के नाम कर दिया था, जो शायद मधु को पता ही नहीं था। उसने तो ये सोच रखा था कि दीपक का कहीं अता पता नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी अब उसी की है। अभी दीपक सारे पेपर देख ही रहा था कि तभी पीछे से मधु नागिन की तरह फुफकारती हुई आ गई और पेपर दीपक के हाथ से छीनते हुए बोली, अच्छा तो माँ जी, ये सिला दिया आपने मेरी सेवा का। पूरी उम्र मैं आपकी सेवा करती रही और आपकी प्रॉपर्टी के कागजात छुपा कर बैठी हो। इसके लिए आपके हाथ पैरों में जान आ गई। ऐसे कैसे मैं सारी प्रॉपर्टी फ्री में इन लोगों को देने दूंगी। मैंने आपकी सेवा की है, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। जिम्मेदारी निभाने के नाम पर तो ये दोनों आपको छोड़कर भाग गए थे। यहाँ तक कि अपने बाप के मरने पर भी नहीं आए, इसलिए इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं कल ही पंचायत बुलाऊंगी। पूरे समाज के सामने इन दोनों को बेइज्जत करके निकालूंगी घर से। आज ये अपनी प्रॉपर्टी लेने आए हैं। कहते हुए वो पेपर लेकर तनतनाती हुई चली जाती है। अगले दिन पंचायत भी बैठ गई। पूरी पंचायत के सामने मधु रो रो कर अपनी बातें रख रही थी। पंचो, अब तो मेरा जो कुछ भी है आप ही लोगों के ऊपर है। अब आप लोग ही देखिए, इस गांव में रहते आए हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी जिंदगी मैं माँ जी और बाबूजी की सेवा करी। बाबूजी को तो मैंने पार लगा दिया, अब माँ जी है वो भी पार लग ही जाएगी। लेकिन बीच में ही ये दोनों इनके नालायक बेटे और बहू जो प्रॉपर्टी के चक्कर में जाने कहाँ से आ गए। सेवा करने के टाइम पर दिखे नहीं, यहाँ तक कि खुद के बाप के मरने पर भी इनका कुछ पता नहीं था। जहाँ जहाँ पैसों के खर्चे हुए इनका कभी कुछ अता पता नहीं चला। और आज देखो प्रॉपर्टी लेने के नाम पर कैसे आकर जबरदस्ती घर में बैठ गए हैं। अब आप लोग ही फैसला करिए। पंचों ने कमला जी से भी पूछा तो कमला जी ने कहा, मैंने 2 बेटों को जन्म दिया है, इसलिए अगर मेरे घर में एक ईंट भी है तो उसके भी 2 टुकड़े होंगे ही ना। तो इसमें गलत कहाँ हूँ मैं। मेरी पूरी प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा तो दोनों बेटों का होगा ना। कौन से बेटे, कैसे बेटे माँ जी? पंचायत के सामने क्या झूठ बोले जा रही है आप? कौन से बेटे की बात कर रही है? इन्होंने क्या किया है आपका? 1 रुपया खर्च किया है या कोई सेवा करी है? 10 सालों से आप खटिया पर पड़ी हो, आपकी सेवा मैं ही करती आई हूँ। इसका ये सिला देगी आप मुझे मेरी सेवा का? सेवा मैं करूँ और मेवा इनको दोगी आप? आपने अभी तक दिया ही क्या है? प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ही तो है ना मेरे नाम से। बाकी जो मैंने इतने सालों से आपकी सेवा की उसका क्या? उसका कुछ नहीं माँ जी। किस सेवा की बात कर रही है बहू तू? किस सेवा की बात कर रही है? तूने हमारी सेवा की तो हमने भी तो तुम्हारे खर्चे उठाए हैं। पंचो, इसकी क्रीम, पाउडर, साबुन, तेल, लाली, लिपस्टिक, इसके एक एक खर्च हमने किए हैं। इसके बच्चों की फीस हमने भरी है। इसके पति की सारी कमाई इसके बैंक में जमा होती थी और मेरे पति की कमाई इसके हाथों पर जाती थी। इसी पैसों के लालच में तो इसने मेरी सेवा की थी। और कौन सी सेवा की बातें कर रही है? और जब से मेरे पति नहीं रहे, इसके हाथों पर पैसे रखने वाला कोई नहीं रहा, तब से मेरी हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। खाने के लिए तरसा दिया है इसने मुझे। और वैसे भी ये फैसला तो मेरे और मेरे पति का है ना
कि हम अपने एक ही बेटे को सारी प्रॉपर्टी दे या दोनों बेटों को दे या किसी को भी ना दे, उसमें ये ज़बरदस्ती हिस्सा कैसे ले सकती है? ये फैसला तो मेरा होगा ना। दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद आखिरकार पंचायत ने फैसला किया कि कमला जी अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। 2 बेटों में उन्होंने अपनी आधी आधी प्रॉपर्टी बांट दी। और रही बात मधु की सेवा की, तो जब तक मधु ने उनकी सेवा की है तब तक मधु के भी खर्चे वो लोग ही देखते आए हैं, इसलिए सेवा का मेवा भी इसे तुरंत का तुरंत ही मिल गया है। अब बाकी बची प्रॉपर्टी में मधु का कोई भी हक नहीं है, वो सब कुछ उनके छोटे बेटे दीपक का होगा। जैसे ही कमला जी ने कहा, पंचों ने अपना फैसला सुना दिया। जैसा कि आपको पहले से ही बता दिया कि कमला जी बस शरीर से अस्वस्थ थी, जबान से वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। पूरे समाज के सामने, पंचायत के सामने कमला जी ने मधु को ऐसा धोया कि बेचारी अपना सा मुँह लेकर वापस चली आई। आज उसे सबके सामने बहुत ही शर्म आ रही थी। पूरे गांव वालों के सामने वो खुद को बेइज्जत महसूस करने लगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।